नमस्कार, मेरा नाम वेदांत। विद्याचल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका आने के लिए धन्यवाद। तो अभी पिछले वीडियो तक हमने मौर्य साम्राज्य कैसे ख़त्म हुआ उतना पढ़ाई किया। तो जब मौर्य साम्राज्य ख़त्म हुआ, जब एक छत्र छाया जब ख़त्म हुई अशोक की, तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य में कोई बड़े योद्धा आए नहीं। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया, और इसलिए इतने सारे साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से निकल कर आए। शुंग, इंडो ग्रीक्स, शाक, परमार डायनेस्टी, पार्थियंस, कुषाण और सतवाहना। तो जो मौर्य साम्राज्य जो कभी एक छत्र छाया में हुआ करता था, वो अब क्योंकि मेन जो राजा है वो हट गया, तो अब वो उतने बड़े एरिया को तो कोई अकेला आदमी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता था। छोटे छोटे टुकड़ों में उसका एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा। आइए एक एक करके समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का खात्मा किया था पुष्यमित्र शुंग ने। जो बृहदत्त, जो आखिरी मौर्य साम्राज्य का जो रूलर था, उसका मृत्यु किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और उसने फिर भागवतिज्म का रिवाइवल कर दिया। भागवतिज्म यानी हिंदू धर्म का जो रिवाइवल किया, संस्कृत का जो रिवाइवल किया उन्होंने किया था। इन्हीं के कालखंड के अंदर पतंजलि जो ऋषि थे वो इनके सभा में बैठते थे, और उन्होंने महाभारत लिखा। शुंग डायनेस्टी के जो सबसे अच्छा आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है वो है बहरुत स्तूप। ठीक है, बहरुत स्तूप। तो इस 4 पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है शुंग डायनेस्टी में, जहाँ तक एज फार एज वी आर कंसर्न। देन इंडो ग्रीक्स। अभी इंडो ग्रीक्स कौन थे? तो हमें पता है कि जो ग्रीक्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो भारत पे अटैक आक्रमण किए हैं और करते रहे हैं। तो आक्रमण करने के बाद बहुत सारे ग्रीक्स जो हैं वो भारत में ही सेटल हो गए। जनरली जो पंजाब के साइड का जो एरिया है वहाँ पर ग्रीक सेटल होते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिनांदर। तो मिनांदर का नाम मिलिंद पड़ गया क्योंकि वो पंजाब वाले एरिया में था, तो वहाँ पर बोलचाल में उसको मिलिंद बोलने लगे। 1645 से 145 BCE तक उसने राज किया। वो राज करता था सकाला में, जो कि आज की तारीख में सियालकोट है पंजाब में। ठीक है, आज की तारीख में वो सियालकोट है पंजाब में। ठीक है, फिर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, बौद्ध धर्म अपना लिया उसने। किसके द्वारा? नागसेना द्वारा। किसके द्वारा? नागसेना द्वारा। नागसेना एक बुद्धिक बहुत भिक्षुक थे जो मिलिंद के दरबार में गए, फिर मिलिंद ने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद मिलिंद को उनकी बातें सब पसंद आई, तो वो फिर बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। उसने इंट्रोड्यूस करवाया हेलेनिस्टिक आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट एक आर्ट फॉर्म होता है, आपने जनरली नोटिस किया होगा, जो ग्रीक्स जितने भी बिल्डिंग्स, जितने भी मॉन्यूमेंट्स, उनका एक सर्टेन आर्ट फॉर्म है। पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स लगे रहते हैं, या फिर कोई भी मूर्ति होती है तो बहुत मस्कुलर मूर्ति होती है। तो बुद्ध भगवान की जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी वही मस्कुलर टाइप की मूर्तियाँ। और नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे जितने भी भगवान हैं वो जनरली मस्कुलर स्ट्रक्चर की जो मूर्तियाँ हैं, एक ग्रीक आपको एक एसेंस फील होगा आर्ट फॉर्म में, तो वो भी इसने मिलिंद ने करवाया था। फिर इंडो ग्रीक्स के बाद आए शाकास। ठीक है, तो शाकास जो थे ये भी ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। इनमें जो सबसे मेन जो था वो था रुद्रमान वन। ठीक है, रुद्रमान वन ने जो इंस्क्रिप्शन, जैसे कि अशोका ने इंस्क्रिप्शन करवाया था एडिक्स, तो उसने ब्रह्मी स्क्रिप्ट ने करवाया था। रुद्रमान वन ने संस्कृत भाषा में करवाया था। तो रुद्रमान वन जो था उसने सतवाहना को, जो सतवाहना डायनेस्टी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि महाराष्ट्र रीजन की जो डायनेस्टी थी, उसको 7 बार हराया। ये सब मगध के एरिया में ही है। ये क्या कैपिटल कहाँ है कहाँ नहीं है उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने डिटेल में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि 20 दिन में हमको जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक चीज़ उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद एक परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी जाट डायनेस्टी है, जाट लोगों की डायनेस्टी है। तो उसके सबसे जो महान राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इतने महान थे कि उनका जो नाम था अपने आप में एक टाइटल बन चुका था। और आने वाले समय आप देखेंगे जो राजा थे तो कोई बहुत बड़ा काम करने के बाद अपने आप को विक्रमादित्य बोलते थे। तो विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के राजा थे। ठीक है, उन्होंने शाकास को हराया, और उन्होंने शाकास को जब उन्होंने हराया तो उन्होंने नया साल चालू किया विक्रम संवत। तो आज भी हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम संवत को फॉलो करता है। अभी 2072 चल रहा होगा शायद। फिर आए पार्थियंस। पार्थियंस आए नहीं, वहीं पर थे। पार्थियंस भी इंडो ग्रीक में से एक थे, ये भी यूरोपियन लोग थे। तो पार्थियन का जो फेमस राजा है वह गॉन्डफरोनीस। इसके राज के अंदर जो सेंट थॉमस है, तो साउथ इंडिया में सेंट थॉमस पहली बार भारत में विजिट करने आया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो सेंट थॉमस भारत के किस हिस्से में विजिट करने आया।
सेंट थॉमस विजिट करने आया और उसने क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड करने के लिए भारत में आया। तो मुसलमान आक्रमण से बहुत पहले, आने से बहुत पहले सेंट थॉमस जो है वो भारत में आ चुका था क्रिश्चियनिटी को फैलाने, याद रखिएगा। फिर आते हैं कुषाण। तो कुषाण को बोलते हैं कि ये रशिया से हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हम आर्यन जो हैं, जो हम भारत के निवासी वो खुद रशिया से हैं, उस तरह जो कुषाण है वो भी इनके हिसाब से, जो सो कॉल्ड हिस्टोरियंस उनके हिसाब से रशिया से आए थे। और उनका जो सबसे प्रमुख राजा था वो था कनिष्क। सबसे जो प्रमुख राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क ने साका एरा चालू कर दिया। साका एरा, जैसे कि विक्रम संवत थे उसने अपने समय चालू किया साका एरा, ठीक है। और कनिष्क जो था वो सिल्क रूट कंट्रोल करता था। तो सिल्क रूट वाला एरिया क्या है आप देखेंगे, चाइना जो था वो उस समय, चाइना आपको पता होगा कि जो 4 मेन सिविलाइजेशन में से एक चाइना भी था। तो चाइना जो है वो व्यापार करने के लिए, ठीक है, व्यापार करने के लिए हिमालय के थ्रू एक रूट बना हुआ था, एक रास्ता बना हुआ था, जहाँ पर वो व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए और मिडिल ईस्ट यानी कि मेसोपोटामिया और यूरोप साइड की सभ्यताओं से व्यापार करने के लिए एक रूट होता था, क्योंकि उस समय सी रूट वाली जर्नी अवेलेबल नहीं थी। तो एक रूट बनाया था चाइनीज व्यापारियों ने जिसका नाम पड़ा था सिल्क रूट, ठीक है। तो जो कनिष्क था, जो कुषाण डायनेस्टी थी, वो सिल्क रूट पे कंट्रोल रखी थी, इसलिए कोई भी व्यापारी को अगर सिल्क रूट पार करना होता था तो उसको कर चुकाना पड़ता था, उसको पैसा देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो कनिष्क डायनेस्टी है वो बहुत रिच हो गई, बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो गई। इसीलिए उन्होंने गोल्ड कॉइन्स प्रोड्यूस करने चालू किए। पहली बार भारत में जो गोल्ड कॉइन्स बनने और प्रोड्यूस होने चालू किए वो कुषाण डायनेस्टी के अंदर ही हुए। कुषाण कनिष्क के अंदर, कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क के अंदर बहुत महान महान विद्वान कवि और ऋषि मुनि थे, जैसे कि पार्श्व, वासुमित्र, नागार्जुन और चरक। महर्षि चरक बहुत ही अच्छे सर्जन थे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ठीक है, फिर आए सतवाहना। सतवाहना जो थे उनका स्थापना सिमुका ने किया था, ठीक है। सिमुका जो था वो महाराष्ट्र वाले, नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाले रीजन में सतवाहना थे, और इनकी भाषा थी प्राकृत। इनकी भाषा थी प्राकृत, इनका जो रीजन था वो नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला रीजन था, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें स्टडी करने के लिए, बट इतना आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द बेस। तो ये था मौर्य डायनेस्टी खत्म होने के बाद छोटे छोटे डायनेस्टीज और आए उनके बारे में। इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी डायनेस्टी आई वो है गुप्ता डायनेस्टी, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।